Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello, I'm Dar Shaukat, and today my topic is about the fundamental rights in the Indian Constitution. आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द सेकेंड यूनिट मेंशनड इन द 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस. So let me hit the road about the fundamental rights of the Indian Constitution. Before starting the discussion about the fundamental rights, it's necessary to know about what do you mean by rights. Right किस चीज को कहते हैं? What are the rights? What is right? So आप simply कहेंगे कि rights are those conditions of social life without which human personality cannot develop. यानी राइट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल के क्लेम्स होते हैं. इंडिविजुअल क्लेम कर लेता है अपने कंट्री के गवर्नमेंट को कि मुझे कुछ सर्टन कंडीशंस चाहिए जिससे वो अपने आप को डेवलप कर सकता है. यानी इंसान की डेवलपमेंट पर्सनैलिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक न उसको राइट मिलेगा. याद रखिएगा. सो राइट्स आर क्लेम्स. Rights are social conditions, conditions of social life. It means that social life means that the people of the society demanding something to the government, that we want something from the government, we want something from the constitution which helps them to develop their personality. If the government will provide them, then they will definitely or will be able to develop their personality. अगर गवर्नमेंट उनको या कॉन्स्टिट्यूशन उनको वो राइट्स ना दे, सो दे कुड नॉट डेवलप और दे कैन नॉट डेवलप दियर पर्सनैलिटी. लाइक पर्सनैलिटी में हम क्या समझेंगे? इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इट्स ऑल जस्ट ड्यू टू द राइट्स. इज दैट ओके? एक सिंपल एग्जाम्पल समझ लेते हैं. एनीबडी वॉन्ट्स टू गो फॉरेन कंट्री, वो अपने वहां पे एजुकेशन हासिल करना चाहता है. सो ही हैज अ राइट, उसके पास हक है, वो जा सकता है, वो अपने पैसे से जा रहा है. बट द गवर्नमेंट शुड नॉट व्हाट आई कैन से रिस्ट्रिक्ट हिम और हर. वो उसको रोक नहीं सकते, कह नहीं सकते कि आप नहीं जा सकते. सो वो अपनी पढ़ाई करने जा रहा है, वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेवलप करने जा रहा है. सो गवर्नमेंट को उसे इजाजत देनी है. सो डेफिनेटली वी कैन से राइट्स और क्लेम्स और राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप. उम्मीद रखता हूं आपको राइट समझ में आया होगा कि राइट किस चीज को कहते हैं. सो नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज फंडामेंटल राइट. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज राइट. नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज फंडामेंटल राइट. राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे देता है उन्हीं राइट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स. द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन only against the state action and do not safeguard against the action of private individual. So सिंपल कहेंगे आप, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंसानों को राइट देता है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट. और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स, और सेपरेट पार्ट है इसका फंडामेंटल राइट्स का जो मोस्ट एलॉबरेट है. दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर रखा है, लेकिन द मोस्ट एलॉबरेट राइट्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इंडिया borrowed the concept of the fundamental rights from the USA because the fundamental rights of the USA is much in detail and much good in nature. So this became the reason that India only borrowed this concept from USA. Now this fundamental right in the Indian Constitution is mentioned in part 3rd of the Indian Constitution from article 12 to 35. Again I will repeat, India borrowed the concept of fundamental rights from USA. It is mentioned in the part 3rd of the Indian Constitution, and under which article? 12 to 35. And we have 6 fundamental rights. Remember this thing, we have 6 fundamental rights. Initially हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन एक राइट को एबॉलिश कर दिया गया है अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. यानी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो पार्लियामेंट ने किया था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है. सो पहले 7 थे, अब 6 है. राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है. नाउ दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट. Now we will discuss the first fundamental right which is mentioned in the Indian Constitution. That fundamental right is right to equality.
Again, I will repeat, right to equality is the first fundamental right mentioned in the Indian Constitution. So, right to equality है क्या? What do you mean by right to equality? Right to equality के अंदर आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 14 deals with right to equality. It means that the Constitution declares all the citizens of India are equal before the eyes of law. यानी हिंदुस्तान के अंदर जितने सारे सिटीजन्स है, चाहे किसी भी मजहब से है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे एक कास्ट से हो चाहे दूसरी कास्ट से हो, सो हिंदुस्तान के सामने सब कास्ट्स को, चाहे एक जबान बोलते हैं या कोई और जबान बोलते हैं, बिकॉज वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस हियर, ऑलमोस्ट वी हैव द पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसके अंदर कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 6000 कास्ट्स है और 6000 कुछ ऐसे जबानें बोली जाती है। सो तमाम कास्ट के लोगों को, तमाम मजहब के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली ट्रीट करेगा, यानी सबके लिए लॉ एक जैसा होगा। ये नहीं कि अमीरों के लिए अलग लॉ होगा, गरीबों के लिए अलग लॉ होगा। द लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इक्वली एंड ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स, द पर्सन वन हु एंजॉयज द ऑल राइट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सिटीजन। मैंने सिटीजनशिप का चैप्टर पढ़ाया है। सो इट्स नॉट फॉर द फॉरेनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स, द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया are equal before the eyes of law, and this right to equality is considered as cornerstone of democracy. Hope so you understand what is article 14. Now the next is article 15. Article 15 is all about prohibition of discrimination on certain grounds. यानी अब प्रोहिबिशन क्या होगा उसमें देख लेते हैं कि किस किस चीज में प्रोहिबिशन होगा, वो देख लेते हैं। यानी इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। डिस्क्रिमिनेट का मतलब हम किसी को कोई स्पेशल चीज देंगे और दूसरे को कहेंगे, दूसरे मजहब के लोगों को, हिंदुज्म को देंगे और मुस्लिम को कहेंगे आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। इट सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। याद रखिएगा, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। देयर आर 3 एक्सपेक्टेशंस टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये नहीं, देखिए मैंने कहा कि आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि वुमेन्स के लिए कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, सो ये अलग अलग से मिलेंगे उनको। इस केस को हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ऐसा किया जा रहा है। या कंट्री के अंदर हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कुछ कास्ट ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है या एजुकेशनली बहुत ज़्यादा वीक है, या कुछ कास्ट ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं, scheduled tribes, they do not have much access to the education, they are not economically well, so उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस होते हैं। तो कंट्री की जनरल पॉपुलेशन उस समय पे क्लेम नहीं कर सकती कि हमें भी ये चाहिए, बिकॉज दोज प्रोविजंस एंड स्पेशल पैकेजेस आर स्पेशली फॉर द scheduled caste, scheduled tribe, or we can say the poor people, we can say the women, we can say the children. so यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानी जाएगी। So this is all about the prohibition of discrimination. So simple prohibition of discrimination के अंदर हमने कहा किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा on the basis of sex, religion, caste, place of birth and all. So example के तौर पे इंडिया के अंदर कोई स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट दे रहा है, कोई पॉलिसी बना रहा है, और एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे गैस देना था फ्री, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सो उसमें गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो बनाई उसने कहा सबको देंगे, हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे, जो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे। उस पॉलिसी को इस अंदाज से नहीं बनाया गया कि वो सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए है। द पॉलिसी इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल, चाहे मुसलमान हो कोई, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो। सो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई। होप सो यू अंडरस्टूड कि क्या होता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आर्टिकल 16 जो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है। याद रखिएगा राइट टू इक्वलिटी के अंदर 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, 14, 15, 16, 17, 18. We had discussed 14, 15, then we will discuss the article 16. Article 16 is talking about equality of opportunity in public employment. It means it provides equality of opportunity for all citizens in matters of employment or appointment to any office under the state. यानी कंट्री के अंदर किसी भी मजहब का कोई क्यों ना हो,
या कंट्री के अंदर वुमेन्स जो है या कंट्री के अंदर मैन जो है, उन सब को हक है वो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, यानी वो जॉब हासिल कर सकते हैं। यानी उनको नहीं कहा जाएगा कि मुसलमानों को आपको जॉब हक, आपका जॉब हक है, और हिंदू को कहा जाएगा आपका जॉब हक नहीं है। इसीलिए जब भी कोई नोटिफिकेशन निकल जाती है गवर्नमेंट की ओर से, उसमें यह नहीं लिखा होता दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द मुस्लिम्स, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द जैन्स, बुद्ध और सिख्स और पारसीज। उसमें लिखा होता है सबके लिए। जैसे ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं आईएएस एग्जामिनेशन, आईपीएस एग्जामिनेशन, आईएएस आईपीएस कैडर, वो एग्जाम जो होता है वो कंट्री के लिए, पूरे के लिए होता है। उसमें तमाम मजहब के जो ग्रेजुएट्स होंगे, जो एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। सो हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट को हासिल करने की। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी के ये जो एम्प्लॉयमेंट है, इसमें कुछ रिजर्वेशन रखा जाता है एससी और एसटी के लिए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बहुत ज्यादा वीक होते हैं। सो इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रमोशन टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उनको उनसे बेनिफिट मिल जाता है बिकॉज दे आर एजुकेशनली वेरी वीक। इसी तरीके से हमारे पास और एक आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 17, जिसका टाइटल है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डील्स विद विच आर्टिकल? आर्टिकल 17। सो इट फॉरबिड्स इट्स फॉर्म एंड प्रैक्टिस। व्हाट डज इट मीन? देखिए, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नीच तबके के माने जाते थे, उनको बहुत ज्यादा डाउन डाउन माना जाता था, उनको ट्रीट अच्छे तरीके से नहीं किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे इंडिया के अंदर कुछ दलित्स है, या इसी तरीके से हमारे बहुत सारे कास्ट कुछ यहाँ पे थे हिंदुस्तान के अंदर, उनको ट्रीट किया जाता था लो कास्ट। जो अमीर होते थे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो लो कास्ट के लोग जो होते थे, अगर वो किसी नल पे पानी पीते ना, तो अमीर अगर वहां से गुजर जाता हाई कास्ट का, वो उस नल से पानी नहीं पीता, कहता ये नल गंदा हमेशा के लिए हो गया, क्योंकि अनटचेबल ने इसको क्या किया, यानी टच किया, लो कास्ट ने इसको टच किया। इस पे बैन लगा दी गई कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फॉरबिड्स इट्स फॉर्म एंड प्रैक्टिस, इस चीज पे बैन है। अनटचेबिलिटी पे, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पे, अगर ऐसा कोई कर रहा है उसको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सजा मिल सकती है, पेनल्टी हो सकती है। होप सो यू अंडरस्टूड। इसके बाद है आर्टिकल 18, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। याद रखिएगा, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल का मतलब होता क्या है? एबॉलिशन का टाइटल मतलब होता है, देखिए टाइटल, किसी को अवार्ड मिल जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज पद्मा भूषण अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, नोबेल प्राइज, या बहुत सारे हमारे पुटलिजर प्राइज, ऐसे ऐसे प्राइज बहुत ज्यादा हमारे पास अवार्ड्स होते हैं, नोबेल प्राइज मान लीजिएगा। सो इस आर्टिकल 18 के अंदर यह लिखा गया है कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्टिंग ए मिलिट्री और एकेडमिक टू एनीबॉडी वेदर अ सिटीजन और ए फॉरेनर। यानी कोई भी बंदा किसी कंट्री से, किसी इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कोई टाइटल रिसीव नहीं कर सकता जब तक न वो परमिशन लेगा अपने कंट्री के प्रेसिडेंट से, एक्सेप्ट टू एकेडमिक और मिलिट्री। एकेडमिक मतलब कोई डिग्री कर रहा है, उसका डिग्री कर रहा है सपोज पीएचडी, उसके नाम के पीछे डॉक्टर आएगा, एकेडमिक। मिलिट्री, और कोई मिलिट्री ऑफिसर है तो जैसे जनरल, कॉर्नल, लेफ्टिनेंट, ये भी टाइटल्स है। सो इनके बगैर अगर कोई और अवार्ड ले रहा है, जैसे हम कहेंगे सपोज जिसको नोबेल प्राइज मिल जाता है उसके नाम से पहले हम सर लगाते हैं, सर मोहम्मद इकबाल, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज मिला था। ये अवार्ड तब तक एक इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक न कंसेंट होगा कंट्री के प्रेसिडेंट का। याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट आई कैन से द आर्टिकल 18। सो हमने आज क्या डिस्कस किया? फंडामेंटल राइट्स, और इसका पहला वाला पार्ट डिस्कस किया राइट टू इक्वालिटी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, दैट इज द राइट टू फ्रीडम। As I told you, we have the 6 fundamental rights. So in this lecture I had completed the part number 1, that is the right to equality. In the next lecture I will try my level best to complete the 2 or 3 fundamental rights, and one by one I will finish the 6 fundamental rights with complete explanation, with complete clarification. Thank you so much. Before concluding my topic, I am requesting my all well-wishers, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Origin of Creative Energies and Neoscience, started by Dar Shaukat. Do not forget to press on the bell icon. Thank you so much.